हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए जो हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो सेकंड सीरीज़ चल रही है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सेकंड सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल द फोर्स इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है ए प्लास्टिसिटी, बी इलास्टिसिटी, सी डक्टिलिटी, डी मेलेबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है बी जो इलास्टिसिटी है वो इसका सही आंसर है। कहने का मतलब है कि कोई बॉडी कुछ इस तरीके से है, कोई बॉडी इस तरीके से है, अगर हम इसको डिफॉर्म करते हैं, एक इस साइड से डिफॉर्म कर रहे हैं और एक इस साइड से डिफॉर्म करते हैं, तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से कंप्रेस हो जाती है, कुछ इस तरह से कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर डिफॉर्म के बाद कुछ इस तरीके से कंप्रेस हो जाएगी। और रिमूवल के बाद जैसे रिमूव करते हैं तो बॉडी पुनः अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे कि फोर्स लगाने के बाद, डिफॉर्म होने के बाद दोबारा फोर्स हटाने पर ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आती है। तो इसे बोलते हैं हम इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर बॉडी सेम उसी पोजीशन में हो, मान लो कि ये बॉडी ऐसी थी, डिफॉर्म, ये फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ऐसी होगी और आफ्टर रिमूवल फोर्स करेंगे तो बॉडी जैसी थी वैसी होगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। ठीक है, और डक्टिलिटी में जो होता है कि जैसे कोई मटेरियल है तो इसको कितना भी खींच लो, इससे कितने भी लंबे लंबे वायर आप बना सकते हो, कुछ इस तरीके से वायर के लिए काम आती है। और मेलेबिलिटी में आप जैसे ये क्यूब है, अब क्यूब को आप हथौड़े से पीटो, कितने ही पीटो हथौड़े से, तो ये हथौड़ा है कोई इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हथौड़ा है, तो आप पीटो, पीट के इसको एक पतली सी चादर के रूप में बना सकते हो। तो ये जो गुण होता है वो मेलेबिलिटी का गुण होता है। ठीक है, ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि प्लास्टिसिटी क्या होता है कि आफ्टर रिमूवल बाद वो अपनी पोजीशन जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। इलास्टिसिटी में जो फोर्स हटाने के बाद जो पहले की जो पोजीशन थी उस पोजीशन में रह जाएगी। वो प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता है, वो जैसी फोर्स हटाने के बाद होता है सेम वही पोजीशन रहती है, वो पुनः दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाती। और डक्टिलिटी में आप किसी भी लंबे लंबे वायर्स आप बना सकते हो, ये इसका गुण होता है। और मेलेबिलिटी में पतली पतली शीट के रूप में आप काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं और एक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है कि when external force act on a body, the body tends to undergo some deformation, and if the external force is removed and the body comes back to original shape and size, the body is known as elastic body and this property is called elasticity. तो जो ये बॉडी जो बॉडी हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है, तो इस बॉडी को बोलेंगे हम इलास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टोटल प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन प्लेट्स इज कॉल्ड। अभी मैंने इसका आपको थ्योरी बताई थी, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे हम मेलिएबिलिटी। जो कह रहा है कि हम इसको एक रोल थिन प्लेट के रूप में कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे मेलिएबिलिटी। ये आपको मैंने समझा दिया है, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मटेरियल कैन बी बिटन इनटू थिन प्लेट्स बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच लॉ इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी लॉ, तो वो जनरली आपको हुक्स लॉ ही है, क्योंकि हुक्स लॉ ये कहता है कि जो हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो इस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और ये प्रोपोर्शनली होता है स्ट्रेन के, और ये जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे आएगा कैपिटल ई। सॉरी, थोड़ी राइटिंग का चक्कर है, ठीक है। तो यही ये जो हुक्स लॉ है ये अप टू इलास्टिक लिमिट के अंदर वर्क करता है, ये याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये देख लीजिए कि द हुक्स लॉ इज वैलिड अंडर द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी एंड इट सेल स्टेट दैट स्ट्रेस जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा खास जरूरी होती है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब एक क्वेश्चन आ गया कि द मटेरियल विच हैव्स द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। ये अपने कल क्वेश्चन में भी था, तो इसका मैंने बताया था कि जो टॉप 30 क्वेश्चन थे उसमें बताया था मैंने कि ये कोई मटेरियल है इस तरीके से। तो इस मटेरियल के अंदर एक पॉइंट मान लो, हम कोई भी एक पॉइंट मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को देखते हैं। तो इस पॉइंट में अगर देखते हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो भी वही प्रॉपर्टी होगी, नीचे जाएंगे तो भी सेम प्रॉपर्टी होती है, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इस साइड में जाओ, इस साइड में जाओ, सेम प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम, इस तरीके की मटेरियल को बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके की मटेरियल बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक मटेरियल, जिसकी जो होती है ऑल डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड होमोजेनिटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। तो ये आइसोट्रोपिक आंसर होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले 5वें पे कि अ मेंबर विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन इज सेड। तो ये पूछा है कि जो रिगेन नहीं कर सकता अपनी ओरिजिनल शेप फोर्स हटाने के बाद। तो ये मैंने फर्स्ट में आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया था, तो आपको इसका बताना है आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो प्लास्टिक होगा, जो प्लास्टिक वो अपने रिगेन ओरिजिनल शेप नहीं करता, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो कि ए प्लास्टिक मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड एंड इलास्टिक मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है कि द बॉडी will regain its previous shape and size only when deformation caused by the external force within certain limit. What is the limit? आपके ऑप्शन है प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, सी डिफॉर्मेशन लिमिट और डी नॉन ऑफ मेंशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था हुक्स लॉ जो होता है वो अप टू द इलास्टिक लिमिट पर जो होता है शियर स्ट्रेस जो होता है वो शियर स्ट्रेन के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो रिगेन जो बॉडी जो अपनी पोजीशन है फोर्स लगने के बाद, ये बॉडी है, इस पे अगर फोर्स लगता है, इस साइड में लगता है, इस साइड में लगता है, तो ये बॉडी इस शेप में आ जाती है, छोटी शेप हो जाती है। तो वापस तो कुछ इस तरीके से ये बॉडी आ जाती है। और जब फोर्स हटाएंगे तो ये बॉडी वापस ओरिजिनल शेप में तब आएगी, ओरिजिनल शेप में तब आएगी जब ये जो कार्य हो रहा होगा वो इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा होगा। अगर ये इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं होगा या प्लास्टिक लिमिट के अंदर होगा तो ये ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो इसलिए जो इलास्टिक लिमिट है वो ज़रूरी होता है। हुक्स लॉ में हम लोग बताया था कि हुक्स लॉ यही कहता है कि भाई अप टू द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। तो ये सेम क्वेश्चन वापस आ गया कि ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो सेम होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो उसे क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं उसे आइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में सेम होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि एज द इलास्टिक लिमिट रीचेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज मोर रेपिडली
डिक्रीज मोर रेपिडली, इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और डिक्रीज इन प्रोपोर्शन टू स्ट्रेस। तो इसने क्या बोला कि एंड एज द इलास्टिक लिमिट रीचेस, अगर इलास्टिक लिमिट तक रीच करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ। पहले तो एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं। ये एक ग्राफ लिया हमने कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सीधा सीधा चलता है। तो ये यहाँ तक की जो लिमिट होती है, यहाँ तक की जो लिमिट होती है, यहाँ से लगा के यहाँ तक की लिमिट, ये होती है हमारे ये होती है हमारे प्रोपोर्शनल लिमिट। और थोड़ा सा वो सीधा होता है, इलास्टिक लिमिट तक सीधा होता है। फिर उसके बाद जो हो जाती है वो अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर इसके बाद ये ऐसा ग्राफ बनता जाता है। तो अप टू इलास्टिक लिमिट के बाद अगर देखते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिक लिमिट तक तो ये क्या करेगा, जो हमारा जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे इलास्टिक लिमिट तक रीच हो गया, उसके बाद जो होगा स्ट्रेंथ क्या होगा, वो एकदम रैपिडली इंक्रीज़ होगा। तो इसका सही आंसर है ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो वो इंक्रीज मोर रैपिडली होता है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट में जब हम उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको उसमें अच्छा समझाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन कौन सा होता है। ये सब हम जब भी अभी चैप्टर आएगा नेक्स्ट में आएगा तो उसमें समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये ए जो है ऑन रीचिंग टेंसाइल स्ट्रेस to the elastic limit after the proportional limit and the stress is no longer proportional to strain, then the value of strain is rapidly increase। मैंने बताया था कि वो रीच हो जाता है, अबव हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो नहीं कर पाता है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनली होता है, इसलिए वो इंक्रीज होता रहता है रैपिडली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिक मटेरियल इज derived फ्रॉम स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन। तो इसका जो हाइपर इलास्टिक मटेरियल होगा इसका आंसर, ये डेफिनेशन है एक तरह से कि द हाइपर इलास्टिक मटेरियल आर derived फ्रॉम अ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन एंड अ मॉडल इज अ हाइपर इलास्टिक इफ एंड ओनली इफ इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस काउची स्ट्रेस टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है कि what the number that measure an object resistance to being deformed elastic when stress is applied to it। तो इसके ऑप्शन आपके पास इलास्टिक मॉड्यूल हो गया, प्लास्टिक मॉड्यूल हो गया, पॉइसन रेशियो हो गया, स्ट्रेस मॉड्यूल हो गया। तो इसने बताया कि जो रेजिस्टेंस बीइंग डिफॉर्म इलास्टिक तो व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाई, तो इसका क्या बोलेंगे, इसका नॉर्मली ये आंसर होगा इलास्टिक मॉड्यूल। तो क्या इलास्टिक मॉड्यूल क्या था, इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, जो होता है आपके। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सीरीज़ जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, बाय।